आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछले जो पढ़ा अभी तक उसमें किसी का कोई सवाल मरे हुओं में से या बचे हुओं में से, एनी क्वेश्चन? कोई पढ़ा भी है, जाके कुछ याद कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, बस पेपरों के करीब देख लेंगे? मुझे लग रहा है वही साहिलों के सुकून से हमें इनकार नहीं, लेकिन तूफानों से कश्ती निकालने का मज़ा ही और है। लग रहा है इन चक्करों में पड़े हुए हैं आप सब। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अगली दफ़ा वैसे आपको पता है ना, सारा टेक्स्ट चेंज हो जाना है। पता है आपको, ये जो अटेम्प्ट होती है ना, बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि सितंबर में आपके पर्चे हैं, जून में बजट आ जाना है। बजट में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब वो कितनी चेंज होती हैं ये आपकी किस्मत है। हो सकता है कुछ ना हो सकता है सारा कुछ हो जाए। ये तो अब आपकी किस्मत है। तो बहरहाल इसीलिए कोशिश करके ना इसी दफ़ा में ज़रा काम निकाल लीजिएगा, वरना अगर काम रुक गया ना तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। और याद रखिएगा, पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट बनाना आसान होता है, पिछले कॉन्सेप्ट को निकाल के नया बनाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहली दफ़ा में इसको कोशिश करें कि जान छुड़ा लें। आपको मैंने एक टेक्निक बता दी हुई है कि पहले 3 चैप्टर सेल टैक्स अन्नेवा कर लें, और ये तो आपको पता है समुंदर है, इसको उर्दू में कर लेंगे तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे, कोई आधा सेशन हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। कल में से कोई सवाल? सब ओके है, सब अच्छा है। चलिए जी, सफ़ा नंबर 49 पे आइए। सफ़ा नंबर 49 में कहता है जी, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर सेक्शन 66। ये तो है, हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चैप्टर 9 जो इसके बाद हमने वही चैप्टर पढ़ना है उसमें बात कर लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है जी अपोर्शनमेंट और डिडक्शंस। बड़ा आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताऊंगा जो आप सब ने ज़िंदगी में फेस की हुई है। कभी आप दोस्त खाने पे गए हैं इकट्ठे मिल के? जाते ही रहते हैं। मिसाल के तौर पे 8 दोस्त चले गए खाने पे। सर ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ? नज़र आ रहा है? ओके। अच्छा, कितना बिल बनता है खाने का वैसे ही अंदाजा? 3000 ब्रो। टोटल 8 लोगों का, पर बंदा नहीं पूछ रहा। 5? यार ये कौन सी जगह है, मुझे भी बताओ, मैं भी जाऊं, मैं जिधर जाऊं मेरा बिल 10 से कम बनता नहीं है। चलें यार, कोई मतलब आसान बात करते हैं। लेट्स अज्यूम 40,000 बन गया। रिच किड्स हैं आप लोग। ₹40,000 बिल। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये 40,000 का बिल अब एक तो नहीं देगा ना, डिवाइड होगा। कैसे करेंगे इसको डिवाइड? अच्छा, आप लोग कहेंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 8, 5,000 पर पर्सन, ऐसे ही है? और ठहर तो जा, अमेरिकन सिस्टम यही होता है, 5,000 पर पर्सन। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर अच्छा मैं इसको कह सकता हूँ कि आपने अपोर्शनमेंट कर दी है। अपोर्शनमेंट, जरा अंग्रेजी का थोड़ा सा यो किस्म का मॉल बनाते हैं। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किया है मैंने। वैसे तो डिवाइड ही किया, अपना अपना हिस्सा, अमेरिकन सिस्टम, आसान बात तो यही है, लेकिन जरा टैक्स की बात कर, अपोर्शनमेंट कर दी है आपने। बात समझ आ गई? लेकिन सर मैं ज़रा एक स्टेप मज़ीद आगे जाऊंगा, क्योंकि इनमें से शायद एक दोस्त मैं भी हूं, और मैं कहूंगा यार खुदा का वास्ता है, मेरे जैसा बंदा 5,000 का खाना खा सकता है? ऐसे ही है। अब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ कि वो जो बैठा है वो देख, उसका साइज देख, वैसे ही कोने पे बैठा है। मैं किसी को कहूंगा, बुरा ना मान जाए, वो देखो एंडे में कोने पे बैठा हुआ है, ये देखो इसका इतना साइज है, ये 15,000 को देख अल्लाह खा गया। रोटियां गिन लो, 50 रोटियां मंगाई थी मैंने, तो 2 ही खाई हैं, ये देखो 13 तो ये खा गया। तो सर अगर ये सोच अपनाई जाए, ये सोच अपनाई जाए, तो फिर ये तरीका ठीक है? कुछ बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि यही बेसिकली आपको टैक्स का ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा है। भाई ठीक है, अपोर्शनमेंट आपको करनी आ गई, बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन सर जो बेसिस होती है ना वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने खोता घोड़ा सब बराबर कर दिया। ये तो है ना, मैं इतना खा ही नहीं सकता तो फिर भी है, लेकिन वो देखो वो माशाल्लाह। तो इसीलिए याद रखिएगा, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट यही है जो आपने बता दिया, लेकिन जो बेसिस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब सवाल है रीजनेबल बेसिस क्या होती हैं, ये तो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी, इसने 3 सिनेरियोज यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सिनेरियोज हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वो कहता है सेक्शन 67 अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस में, वेयर एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एंड अलाउंसेस। मेरे भाई तीनों अल्फाज का एक ही मतलब है, खर्चा। ओके, डिडक्शन कह लें, अलाउंसेस कह लें, एक्सपेंडिचर कह लें, तीनों बातों का एक ही मतलब है, और वो क्या है? खर्चा। सो वो कहता है कि अगर खर्चा रिलेट करता है किससे? टू डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। मैं ए पढ़ रहा हूं सिर्फ अभी, यानी कि मतलब क्या हुआ? वो कहता है
कि अगर कोई खर्चा एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम को कमाने में इनकर हुआ, मिसाल के तौर पे यह आपकी बिल्डिंग है एक, इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर हैं, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। लेट्स अज्यूम ग्राउंड फ्लोर पे आपने अपना कोई जनरल स्टोर खोला और जनरल स्टोर से आपको पता है कौन सी इनकम आती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है। ओके, फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पे दिया हुआ है किसी को और यहां से कौन सी इनकम आती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है। अब इस पूरी बिल्डिंग का बिजली का मीटर एक ही है और पूरी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी बिल मिसाल के तौर पे आ गया 6 लाख रुपया। सवाल यह है कि इस 6 लाख को क्या आप इन दोनों में डिवाइड करेंगे या क्या करेंगे, करना चाहिए कि नहीं? जरा बात को मैं मजीद क्लियर करने की तरफ जाता हूं। आपको पता है कि एक इंसान की जो टैक्सेबल इनकम है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, तमाम हेड्स को टोटल किया जाता है, ऐसे ही है टोटल इनकम, इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस किए जाते हैं और आपके पास आ जाती है टैक्सेबल इनकम। असल मकसद तो यही होता है ना, असल मकसद होता है टैक्स निकालना, पहुंचना होता है टैक्स लायबिलिटी तक। तो टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल इनकम। अच्छा, टैक्सेबल इनकम के लिए हमें चाहिए टोटल इनकम, टोटल इनकम के लिए चाहिए हमें तमाम हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए जी। हाँ नहीं, ओके ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल टैक्स तक पहुंचने के लिए सब चीजें चाहिए। अब अगर मुझे इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी है तो क्या पढ़ा था उस दिन, एक होती है चार्जेबल और इसमें से लेस होती हैं डिडक्शंस। जब तक ये दो चीजें नहीं मिलेंगी मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस यहां लिख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है साइकिल तो यूं चला गया, पहुंचना है टैक्स लायबिलिटी तक, चाहिए टैक्सेबल इनकम, उसके लिए टोटल इनकम, टोटल इनकम के लिए तमाम हेड्स की इनकम, और हर हेड की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, चार्जेबल लेस डिडक्शंस। यहां तक सब साथ है। अब मैं 2 हेड्स की इनकम कमा रहा हूं, प्रॉपर्टी और बिजनेस। बिजनेस के लिए भी मुझे ये चाहिए चार्जेबल और डिडक्शंस, और प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे चार्जेबल और डिडक्शंस चाहिए। चार्जेबल तो चले जब चैप्टर आएगा तब पढ़ लेंगे, हम चूंकि डिडक्शंस पढ़ रहे हैं अभी तो डिडक्शंस की बात करते हैं। सर क्या ये 6 लाख सारे का सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस कर दूं, या ये 6 लाख सारे का सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने में से माइनस कर दूं, क्या करूं? अपोर्शन करना पड़ेगा ताकि हर हेड की इनकम सही कैलकुलेट हो। बात समझ आई? क्योंकि पहुंचना कहां तक है, टैक्स लायबिलिटी तक। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे ये पूरा सर्कल घुमा के आना पड़ेगा और मुझे हर हेड की इनकम भी चाहिए। और हर हेड की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, चार्जेबल लेस डिडक्शंस पे। तो जब डिडक्शन माइनस करनी होती है तो सर ये जो खर्चा आ गया ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। अब कितना कितना माइनस करना पड़ेगा ये क्वेश्चन मार्क है, जो कि आपको यही सेक्शन सिखा रहा है कि अगर एक खर्चा एक से ज्यादा हेड्स की इनकम को कमाने में इनकर हो जाए, हो गया। अगर ये 6 लाख बिल ना दे, स्टोर में कोई आएगा? आप लोग तो खुद स्टोर में जाते हैं कि एसी लगा हुआ है, चलिए यार चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जारी बात है, ये भी इस्तेमाल कर रहा है तो बिजली का बिल आ रहा है। तो वो ये कहता है वेयर एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू डेरिवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। अगर खर्चा एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम को कमाने में इनकर होता है, एंड पे आ जाए, बी के भी एंड पे आ जाए, द एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस शैल बी अपोर्शन। सर इनको अपोर्शन कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा ऑन एनी रीजनेबल बेसिस। सर डिवाइडेड बाय 2 ना कर दीजिएगा, 3 लाख 13 तो 3 लाख 13, वो मोटे पतले वाली बात खत्म हो जाएगी। ओके, रीजनेबल बेसिस कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। और वो कहता है कि रीजनेबल बेसिस कैसे मिलती हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी नेचर देख लें, उसका वॉल्यूम देख लें। तो अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में, नीचे एक एग्जांपल पड़ी है हमारे पास, देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब करना है हमने। वो बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगर एक खर्चा एक से जायद हेड की इनकम को कमाने में इनकर हुआ हो तो उस खर्चे को हम रीजनेबल बेसिस पे दोनों हेड्स में डिडक्शन के तौर पे माइनस करेंगे,
ताकि हमारे पास उस हेड की इनकम सही वाली आ जाए। क्लियर होगी बात? सब साथ है यहाँ तक? कोई सवाल है तो बताइए, कोई जवाब है तो बताइए। वो नहीं आया तुम्हारा दोस्त आज, वो फनकार? नहीं, वो इसका दोस्त था। वो किधर है वो फनकार? यार ये सैटरडे को पता नहीं क्या होता है इन लोगों को। आगे चलो। अल्लाह की कुदरत है कि हमेशा सैटरडे को नया चैप्टर स्टार्ट होता है। ये अगले हफ्ते से शायद नजर आना शुरू हो जाए, पता नहीं क्यों, अल्लाह की कुदरत है ये। फिर वो आते हैं मंडे को, फिर कहते हैं सर ये क्या हो रहा है। आगे चलें, ए बी पढ़ते हैं। अब ए बी पढ़ने के लिए मुझे जरा आपको थोड़ी सी चीज सिखानी पड़ेगी। सर जो आपका टैक्स है ना, टैक्स बनाने वालों ने टैक्स को ना डिफरेंट रिजीम्स में डिवाइड किया है। रिजीम्स का मतलब होता है टैक्स लगाने के तरीके। तो 4 तरीके हैं टोटल जो कि हमारे इस किताब में या इस लॉ के अंदर मौजूद है। कौन कौन से? पहले सुन लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहला है जी नॉर्मल टैक्स रिजीम, एनटीआर भी बोलते हैं इसको, एनटीआर। दूसरा है जी फाइनल टैक्स रिजीम, इसको बोलते हैं एफटीआर। और कहीं कहीं इसका पुराना नाम भी एक दो जगह किताब में आपको नजर आएगा, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। ठीक होगी बात? तीसरा यहां पे है जी सेपरेट ब्लॉक। और नंबर 4 है जी मिनिमम टैक्स रिजीम, एमटीआर। अच्छा, ये रिजीम आप अक्सर लफ्ज सुनते भी रहे होंगे यार, अक्सर सुना है रिजीम। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, उसके साथ मिक्स ना कीजिएगा, ठीक है? वो कुछ और है। तो ये 4 तरीके हैं सर जी, ये 4 टैक्स लगाने के समझ लीजिए कि तरीके हैं जो कि टैक्स वालों ने हमें बताए हैं कि इन 4 तरीकों से टैक्स लग सकता है। ओके, अब जरा ये बात आपने ध्यान से सुननी है। आपके कानून के अंदर जो है ना, हेड्स 5 ही हैं, ठीक है जी? हेड्स 5 हैं। इन हेड्स के अंदर अंदर डिफरेंट तरह की इनकम्स हो सकती हैं। अब बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस दुनिया में कोई एक तरह का तो नहीं है, बिजनेस हजारों तरह के हैं। कोई गाड़ियां बनाकर बेच रहा है, बिजनेस है। कोई कॉलेज खोल के बैठा है, बिजनेस है। कोई किताबें बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, कोई फोन बेच रहा है। हजारों तरह के बिजनेसेस हैं सारे बिजनेस ही आएंगे, सारे इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बिजनेसेस को हुकूमत ने कहा हो कि इन पे टैक्स एनटीआर की तरह लगेगा, इन वालों पे टैक्स एफटीआर की तरह लगेगा, इन वालों पे टैक्स सेपरेट ब्लॉक की तरह लगेगा, और इन वालों पे एमटीआर की तरह लगेगा। कुछ बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि हेड ऑफ इनकम 5 ही है, वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके नीचे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? नौकरी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, डिफरेंट चीजों को रेंट पे देके कमाया जा सकता है। अदर सोर्सेज तो वैसे ही भाई समुंदर है ना, जो कहीं नहीं फॉल करता अदर सोर्सेज में डाल दो। तो हो सकता है कि कुछ अदर सोर्सेज एफटीआर में गिरती हों, कुछ अदर सोर्सेज एनटीआर में गिरती हों, कुछ सेपरेट ब्लॉक में, और कुछ मिनिमम टैक्स रेजिम में। बात समझ आई? तो इसीलिए इनको हेड्स के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। हेड है सबसे ऊपर, और उस हेड के अंदर आपकी इनकम की टाइप्स हैं, ठीक है? इनकम फ्रॉम बिजनेस, ढेर सारे बिजनेसेस। तो कुछ बिजनेसेस को हो सकता है वो एनटीआर पे कर दे, कुछ एफटीआर पे कर दे। कुछ बात क्लियर हुई? रिजीम का कुछ मतलब समझ आया कि ये सिर्फ एक पार्टिकुलर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका है, और वो इनकम जो है वो किसी हेड में ही जाएगी। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इनको पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। आप लोग पहले देख लीजिएगा, नोट बाद में कीजिएगा, ये बड़े अजीब अजीब से हैं। सर जो इनकम्स लॉ ने बताई हुई है ना कि एनटीआर में आती हैं, इन इनकम्स पे टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप इनकी चार्जेबल निकालें। चार्जेबल आपको पता है क्या होती है? सेल्स। इसमें से डिडक्शंस माइनस करें, आपके पास आ जाएगी इनकम, और इस इनकम पे आप टैक्स रेट लगाकर तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें। यानी कि जो हम कल परसों टैक्स कैलकुलेट करते रहे हैं, जो 9 एग्जांपल्स भी आप लोगों ने की,
वो सारी की सारी नॉर्मल टैक्स रिजीम की ही थी। बात समझ आई? तो वो हम क्या कर रहे थे उसके अंदर, खैर बहरहाल आपको एक्सपेंसेस तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन हेड्स की इनकम्स आपको खुद कैलकुलेट करके दी गई थी और उसके बैक एंड पे कैलकुलेशन यही थी। वो आपको उन एग्जांपल में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बैक एंड पे कैलकुलेशन यही थी। ओके, तो वो जो हम काम कर रहे थे वो एनटीआर का कर रहे थे। इसका मतलब है जो इनकम्स नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती हैं, उन इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है चार्जेबल लेस डिडक्शंस, इनकम आ गई और उस पर टैक्स रेट लगा दो। ठीक है, तो अगर हर हेड में हमारे पास एनटीआर की इनकम्स है, तो हर हेड की चार्जेबल लेस रिडक्शन, चार्जेबल लेस रिडक्शन, चार्जेबल लेस रिडक्शन करके यहां पे लाके क्लब करें, टोटल में लेके आए, टैक्सेबल में लेके आए और टैक्स रेट लगा दें, जो हम पिछले 2-3 दिन करते हैं। ठीक होगी बात? किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है यहां तक? चलिए जी, उसके बाद आते हैं फाइनल टैक्स रेजीम। हो सकता है कि कुछ इनकम्स ऐसी हो किसी भी हेड के अंदर जिस पे हुकूमत ने कहा हो कि इन पे जो टैक्स लगेगा वो फाइनल टैक्स रिजीम के तहत लगेगा। ओके, फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है? ये लोग कहते हैं कि ग्रॉस रिसीट्स आपने उठानी है और ग्रॉस रिसीट्स को आप चार्जेबल भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि लफ्ज यहां पे ग्रॉस रिसीट्स के इस्तेमाल हुए इसलिए मैं वो कर रहा हूं, वरना होता ये चार्जेबल ही है। वो कहता है कि खर्चे माइनस नहीं करने दूंगा, आपने ग्रॉस रिसीट्स पे ही टैक्स रेट लगा देना है बस। एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। हो सकता है कि यहां पर जो इनकम फॉल कर रही है इसका चार्जेबल हो 100, ये तो नजर ही नहीं आ रहा होगा। ओके, एक मिनट ठहरिए। चार्जेबल हो सकता है हो 100 और खर्चे हो 40 के, तो आप टैक्स रेट लगाएंगे 60 के ऊपर। नॉर्मल टैक्स रिजीम ये कहती है। ओके, लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम क्या कहती है? वो कहती है भाई 100 पे ही टैक्स रेट लगा दो, खर्चा अगर कोई है भी तो सॉरी मैंने माइनस नहीं करने देना, डायरेक्ट उसके ऊपर ठग करके टैक्स। बात समझ आ गई? तो ये फाइनल टैक्स रिजीम होती है। कुछ बात समझ आई? किसी का कोई सवाल एफटीआर और एनटीआर में? खर्चे कम, खर्चे जाया हो जाते हैं, वो माइनस नहीं होते, वो खर्चे जाया हो जाते हैं। ठीक है, वो खर्चे जाया हो जाते हैं। ये वैसी ही बात है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। अगर 8 दोस्त बुफे करने गए हैं किसी रेस्टोरेंट में, पैसे आपने 8 के दिए हैं, लेकिन एक ने खाना खाया ही नहीं, खाया ही नहीं उसने खाना, बस 7 ने खाना खाया, लेकिन पैसे आपको 8 के पड़ गए क्योंकि बंदे सीट टेबल पे 8 बैठे हुए थे। बात समझ आई? ये कुछ ऐसी ही बात है। तो खर्चा अपोर्शन जरूर होगा, तुझे पे करना पड़ेगा, नहीं खाया तो मैं क्या करूं? बाकी अगर अगर आप उसका खर्चा उसको नहीं देंगे तो सर बाकियों को क्यों आप, फिर आप यूं कर रहे होंगे, आप 40,000 को 7 पे डिवाइड कर रहे होंगे, बाकियों पे क्यों ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं आप? जाहिर बात है इसका खर्चा बाकियों पे जा रहा है ना, क्यों कर रहे हैं भाई ऐसे, बाकियों के साथ ज्यादती क्यों? तो सर अपना खर्चा आप संभो, ठीक है जी। हाँ, माइनस नहीं होता तो हम क्या करें, बाकी हेड्स को तो ठीक रखना ना। अब कुछ बात समझ आई? तो सर ये बेसिकली है एनटीआर और ये है एफटीआर। अब यहां पे वो क्या बात कर रहा है एबी के अंदर? वो कहता है कि वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन, यार वो कब लेके आया था? अच्छा, ये वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस रिलेट्स टू डेरिवेशन ऑफ इनकम कंप्राइजिंग ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड इनकम फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रेजीम। यानी कि एक खर्चा, एक टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का मतलब है एनटीआर। याद रखिएगा टैक्सेबल इनकम हमेशा एनटीआर वाली इनकम्स की निकलती है। इंशाल्लाह जब मजीद आगे जाएंगे ना तो आपको ये बात बताऊंगा मैं फॉर्मेट न्यूमेरिकल का दिखा के कि एफटीआर की इनकम्स ना हम यहां पे लिख के माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जेम्प्ट को किया था ना पहले दिन, लिख के माइनस कर दिया था, एफटीआर को भी लिख के माइनस कर देंगे, क्योंकि एफटीआर के अपने अपने रेट्स होते हैं, उस पर टेबल 1 टेबल 2 नहीं लगता। ओके, एफटीआर के अपने रेट्स होते हैं, उन पे टेबल 1 और टेबल 2 नहीं लगता। तो अगर मैंने उन इनकम्स को भी यहां पे शामिल रहने दिया और वो टैक्सेबल इनकम तक पहुंच गई, तो मैं तो उन पे टेबल 1 टेबल 2 लगा दूंगा, जो कि गलत हो जाएगा। क्या ख्याल है?
तो इसीलिए उनको भी हम वैसे ही माइनस किया करेंगे जैसे हमने उस दिन एग्जेम्प्ट को किया था कि टोटल इनकम की ख्वाहिश पूरी कर दी थी कि सारी इनकम्स हो, ऐड कर देंगे, लेकिन टैक्सेबल इनकम कहती थी कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, तो नीचे आके माइनस करते थे। तो इंशाल्लाह आगे जाके सवालात आएंगे बेशुमार, परेशान नहीं होना। 43 सवाल हैं आपके चैप्टर 18 में जो कि मैंने आपको करवाने हैं, सारे के सारे, सॉरी आपने करने हैं, ठीक है, मैंने तो समझाने हैं। ओके, बात समझ आ गई? तो सर ये बेसिकली बात है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई खर्चा टैक्सेबल इनकम यानी एनटीआर को कमाने में इनकर हुआ हो और साथ ही साथ एफटीआर की इनकम को कमाने में इनकर हुआ हो, क्या मिसाल हो सकती है? ये देखिए, मिसाल कुछ ऐसे बन सकती है, वही एक बिल्डिंग हम बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, डिविडेंड पता है क्या होता है? क्या होता है? प्रॉफिट में से हिस्सा। किसका प्रॉफिट में से हिस्सा? ये साथ वाला बिल्डिंग बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, पूरी बात करें ना, अल्लाह किसी को बीमार ना करे। ओके, जब आप उस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, मालिक बनेंगे, तभी प्रॉफिट में से हिस्सा आएगा। क्यों सर ऐसा ही है? तो वो जो प्रॉफिट में से आपके पास हिस्सा आएगा उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड एक इनकम है। आपने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, होंडा के शेयर खरीदे हुए हैं, और होंडा ने आपको डिविडेंड दे दिया, तो सर आपकी इनकम हो गई। हमारे कानून में ये बात लिखी हुई है कि डिविडेंड जो है वो अदर सोर्स की इनकम है, हेड अदर सोर्सेज है, लेकिन इसकी टैक्सेशन एफटीआर की तरह होगी। है अदर सोर्सेज, है अदर सोर्सेज, लेकिन टैक्सेशन किसकी तरह होगी? एफटीआर। बात समझ आई? तो सर बिल्ड, अब नीचे आप स्टोर खोल के बैठे हैं, ऊपर आप शेयर्स देखते रहते हैं, वहां शेयर्स, डिविडेंड डिविडेंड, ये बैठ के फर्स्ट फ्लोर पे करते हैं आप, काम ही आपका ये। और पूरी बिल्डिंग का बिल आ गया 6 लाख रुपया। अब मुझे बताइए, अपोर्शन करेंगे कि नहीं? अपोर्शन करेंगे कि नहीं? क्यों करेंगे? डिविडेंड में से तो खर्चा माइनस हो ही नहीं सकता, अभी मैंने बताया। अगर आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिल भी गया तो आपने टैक्स तो 100 पे लगाना है, तो इसको खर्चा देने का फायदा, सर इसको ज्यादा दे दूं खर्चा, इसको तो ज्यादा नहीं दे सकता, अपोर्शन फिर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, अपोर्शन फिर भी करना पड़ेगा। यहां पे जो खर्चा आएगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूं कि 2 लाख इधर आ गया और 4 लाख इधर आ गया, अब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने के लिए 4 लाख माइनस करेंगे, और ये 2 लाख, ये दो, इस 2 लाख का क्या करेंगे? ये कहां से लेस हो जाएगा? किधर से? नहीं होगा सर, नहीं होगा। मैं आपको ना मजीद थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं, चलिए बात करते हैं। लेट्स अज्यूम इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैलकुलेशन करते हैं हेड्स की, थोड़ी सी जरा बात आपको ना आज ही वाजे हो जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस लेट्स अज्यूम चार्जेबल थी 10 लाख, और आपने इसमें से खर्चा माइनस कर दिया कितना जी? 4 लाख, ये जो आपने पोर्शन किया, तो 6 लाख रुपया आपकी क्या आ गई? इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। ओके, अब आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे ये देखिए। डिविडेंड भी देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम डिविडेंड जो आपको मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, इसको कर दें जी 12 लाख। ठीक होगी बात? अब जब आप अपनी ये वाली वर्किंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस आप कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं? 6 लाख की, तो ये 6 लाख आ गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड अदर सोर्सेज, लेकिन एफटीआर वाला कितना? 12 लाख। और कोई हेड नहीं है सवाल के अंदर, तो मैं बाकी हेड्स लिख भी नहीं रहा। टोटल इनकम कितनी बनी? 18 लाख। यहां तक सब साथ है। अब सर डिडक्टेबल अलाउंस तो सवाल में है कोई नहीं, जीरो। टैक्सेबल इनकम भी 18 लाख, टैक्सेबल भी 18 लाख, लेकिन अगर टैक्सेबल 18 लाख हुई तो टेबल 1 और टेबल 2 में 18 लाख पे ही लगा दूंगा, जबकि इसका तो टैक्स रेट ही और है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके टैक्स रेट्स अपने होते हैं, इन पे टेबल 1 टेबल 2 नहीं लगता। तो इसीलिए मैं अब यहां से लेस कर दूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एफटीआर 12 लाख की, और अब मेरे पास जो एनटीआर वाली टैक्सेबल इनकम बचेगी
वो बचेगी सिर्फ 6 लाख। और इस 6 लाख पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगा। मैं मिसाल ले रहा हूं, ये टेबल नहीं लगा हुआ, मिसाल है कि 20,000। ठीक होगी बात। अच्छा, ये 20,000 टैक्स तो सिर्फ इस पे है, इसका टैक्स किधर गया? अब अलग से ऐड करूंगा, ऐड टैक्स ऑन डिविडेंड। और याद रखिएगा, अभी पढ़ना है वैसे हमने, डिविडेंड पे टैक्स 15% है, 15% ऑफ रिसीट। कितना बनेगा जरा बता सकते हैं? 1,80,000 है, 12 लाख का 15% करें, 1,80,000, इतना ही है। तो सर ये टैक्स अलग से कैलकुलेट होके ऐड हो गया, और टोटल 2 लाख रुपया टैक्स आपने हुकूमत को पे करना है। दिस इज हाउ इट विल बी डन। ओके, ठीक होगी बात? कुछ बेहतरी हुई? अब देखें कि ये जो 2 लाख मैंने इसको दिया था वो किधर गया? बस जाया हो गया, खाने नहीं खाया उसने। हम क्या करें, पैसे तो देने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ आई? अब होता गया, अगर मैं 6 लाख सारे का सारे इसको ही दे देता, इनकम फ्रॉम बिजनेस 4 लाख हो जाती, 4 लाख हो जाती ना। मैं फिर यहाँ पे 4 लाख लिखता, ये 4 लाख, ये कितना हो जाता? 16 लाख। ये 4 लाख, 4 लाख पे टैक्स 20,000 तो ना बनता, इससे कम ही बनता। हुकूमत अपना नुकसान क्यों करेगी? हुकूमत कहेगी अच्छा जी बड़े सियाने हो, जहां से खर्चा माइनस नहीं हो सकता तो वहां पे चुप करके अपोर्शन ही नहीं करते, जहां से माइनस हो सकता है वहां पे सारा खर्चा डाल देते हो ताकि टैक्स कम बने। ये नहीं करना। अब कुछ बात समझ आई? तो ये वो बात कह रहा था कि अगर कोई खर्चा रिलेट करता है टैक्सेबल इनकम को कमाने में, और ऐसी इनकम को कमाने में जो कि एफटीआर के तहत टैक्स होती है, तो एंड पे आ जाइए, खर्चा शैल बी अ पोर्शन ऑन एनी रीजनेबल बेसिस कंसिडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज। तो आप उसको रीजनेबल बेसिस पे क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे। वो ठीक है, वो सही है। और कोई सवाल है तो बताइए। वो आसान है टैक्स, मुश्किल है? नहीं बोलेंगे, चुप लग गई है मुझे लगता है, सीए ने चुप करा दिया। सही फैसला हो गया सीए में आने का कि गलत हो गया? हाँ, कौन कोई है जो कहता गलत हो गया, गलती हो गई? एनीवन? नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब कहने फैसला अच्छा हो गया। लगता है अभी अटेम्प्ट नहीं दी कोई। अभी कल मैं देख रहा था सोशल, बल्कि कल नहीं, सुबह सुबह ही देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के बड़े वो सीन चल रहे थे। ये क्या होता है, 4 साल बाद डिस्क्वालीफाई करते हैं? नहीं 4 साल अच्छा 4 साल सिर्फ कैफ के हैं? अच्छा पीआरसी को मिला के, अच्छा यानी 5 साल में आपने पीआरसी और कैफ करके निकलना। अच्छा 5 साल में तो पूरा बंदा सीए कर लेता, ऐसे ही है ना? 5 साल में सीए हो जाता नहीं होता? और यार ब्रो, ब्रो डोंट डू इट ब्रो। ये देखें ब्रो, 6 माह में पीआरसी, 1 साल में कैफ, चारों 4 करके देना। फिर मैं कुछ बोलूंगा फिर वीडियोस लग जाएंगी। सुना है ना? क्लासेस 4 की लेते हैं, पढ़ते 3 है। वो पेपर 2 देते हैं, पास 1 होता है। तो वो 4 दिया करें ना पेपर, ताकि 1 साल में कैफ हो। 1.5 साल तो ये हो गया, उसके बाद 3.5 साल के आर्टिकल्स, ये ले, खत्म हुई बात। ठीक हो गया सर? यार हमने तो ऐसे ही किया हुआ, सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो है ना, ये आपको तो बड़ा बेनिफिट है 1.5 साल। हमारे दौर में तो ये होता ही 2 साल का था, और मेरा दौर की फिरौन का नहीं है, अभी है 2 साल में होता था ये। तो मुझे बस यहाँ पे 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए थे, बाकी तो भाई आपका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 5.5 साल का हमारे दौर में होता था, 2 साल का कैफ नहीं होता था, सी इंटर होता था। 2 साल का सी इंटर और 3.5 साल करके 5.5 साल। मेरा 6 साल में हो गया था बस। तो आपका 5 साल में क्यों नहीं हो सकता? चले 5.5 कर लें, फिर भी ठीक है। 6 भी कर लेंगे तो ठीक है। मसला है आप 6 के आगे ना एक 0 लगाने के चक्करों में। कोई है 4 पेपर दे रहा? दुर्शंदा सितारे ये होते हैं। ये देखो, ये देखो, अब सारे हाथ खड़े कर रहे हैं 4 पेपर देने। ये वही बात है, पढ़ते 4 हैं, ये सारे वही लोग हैं। अच्छा चलें, उसके बाद यहां तक समझ आ गई सबको
ए और ए बी समझ आ गया। अब आते हैं हम बी के ऊपर। बी के अंदर वो क्या बात कर रहा है? बी के अंदर वो ये कहता है कि आप एक खर्चा करते हैं और उस खर्चे से, सॉरी फाइनल टैक्स regime है जी। जी, इसको अपोर्शन इसलिए करेंगे, इसको तो गलत कैलकुलेट नहीं कर सकते ना। अगर आप कहते हैं कि मैं इस 6 लाख को सारे का सारा यहीं से माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये 4 लाख हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऐसे ही होगा। ये 4 लाख उठ के इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 16 लाख और यहां पर आ जाएगा फिर 4 लाख। 4 लाख पे टैक्स 20 से ज्यादा बनेगा कि 20 से कम बनेगा कि 20 ही बनेगा? 20 से कम बनेगा। हुकूमत को कम टैक्स जाएगा। हुकूमत क्यों कहेगी कि मुझे कम टैक्स दो? हुकूमत कहती है कि लॉजिकल बात यही है कि तुम्हारा ये बिल जो है सारे का सारा इधर नहीं हुआ। आप हॉस्टल में रहते हैं कि घर में रहते हैं? अच्छा, इमेजिन करें कि आप हॉस्टल में रहते हैं, पूरे हॉस्टल का एक ही मीटर लगा हुआ है और पूरी बिल्डिंग का बिल आपको पे करने को कह दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। क्यों? समझ रहे? अपोर्शन क्यों नहीं हुआ? सही अपोर्शन करके सही खर्चे निकालो, वरना मसला हो जाएगा। ये बात भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और इसमें इसमें यह भी बात है कि अगर हॉस्टल के अंदर 8 कमरे हैं, 7 कमरे ऑक्यूपाइड हैं और एक कमरा खाली है, उसकी बस एक बत्ती है जल रही है अंदर, वैसे ही उन्होंने कहा कोई जिन्ना आ जाए, बत्ती जलाई हुई है। अब मुझे बताइए, उस कमरे की बिजली का बिल भी आएगा। अगर वो बिल आपको कह दिया जाए कि पे करो, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। सेम वही बात है। हालांकि वो बिल उसी कमरे को एलोकेट होना चाहिए। अब अगर उस कमरे में कोई बंदा है ही नहीं तो फिर मालिक पे करे, वो पे करे, मैं क्यों पे करूं? मैं क्यों अपने आप को गलत करूं? ठीक है सर, ये दिस इज द रीजन। ओके सर, ओके। कितने साल में करना चाहिए? 2000? वो सोच रहा है 35 30 साल की उम्र में कि 2030 में? हाँ, वेरी गुड। वरना वहां पर ना वो सर्टिफिकेट लेना ना बच्चों के साथ भी आए होते हैं लोग। नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। जो बच्चों के साथ नहीं आता ना उसको ऐसा करके देखते हैं ये कौन आ गया। ऐसा रवाज बना हुआ है हमारे, पता नहीं क्यों बना हुआ है। एनीवेज चलें। द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्ज, सॉरी, वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस रिलेट्स टू, ये मैं कुछ और बता रहा था, सॉरी। ओके, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक बिल्डिंग है, इसके ग्राउंड फ्लोर में आप इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी एनटीआर की इनकम कमा रहे हैं और दूसरी इनकम नहीं है कोई, फॉर सम अदर पर्पज है, खुद रह रहे हैं, पर्सनल इस्तेमाल है, या हो सकता है ईदी वालों को वैसे ही दिया हुआ है कि आप अपना दफ्तर बना लें, किराया नहीं चाहिए मुझे, कोई इस मकसद के लिए। बिजली का बिल आ गया 6 लाख, अपोर्शन करना पड़ेगा क्या नहीं करना? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इसको अपोर्शन करके कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको तो ठीक कैलकुलेट करना है ना, जैसे वहां पर किया था, सेम वही असूल। तो मेरा में अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सो वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस रिलेट्स टू बी पढ़ेंगे हम, द डेरिवेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अ हेड ऑफ इनकम, एक हेड की इनकम को कमाने में खर्चा इनकर हुआ हो, एंड फॉर सम अदर पर्पस। अदर पर्पस से मुराद है चैरिटी हो गई, या आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, पर्सनल हो गया। तो ये सब अगर हो गया तो एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस shall be apportioned on any reasonable basis considering the relative nature and size of the activities। ठीक है सर। अब इस अपोर्शनमेंट में किसी का कोई सवाल है तो बताइए। सवाल, नॉट सवाल, सवाल। जनाबे आली मकाम, इट्स खर्चा और खर्चा, खर्चा 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 तो नहीं होता, खर्चा बोलिए। कौन से वाला खर्चा? किस सिनेरियो में? पहला, दूसरा, तीसरा? डिविडेंड में, हाँ जी। उसमें से माइनस नहीं होता? क्यों नहीं होता? वेरी गुड क्वेश्चन। लाल बत्ती पे रुकते क्यों है? लवा है।
हाँ, अब डिविडेंड में से खर्चा माइनस क्यों नहीं होता दोस्त? लॉ है, लॉ ने कह दिया डिविडेंड इज एफटीआर, खर्चा माइनस नहीं करना, क्या कर सकते हैं दोस्त? ठीक है, मैं खर्चे को जाया करने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ठीक है सर। जनाब, सर आपने भी पढ़ना शुरू कर दिया, माशाल्लाह, वेरी गुड सर। नहीं सर, नहीं, डिविडेंड मुझे होंडा ने दिया है, जिसके शेयर्स मैंने खरीदे हुए थे। उन्होंने अपनी कंपनी की सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट निकाला होगा और प्रॉफिट का कुछ पोर्शन मुझे दे दिया होगा। जी सर। बिल्कुल, डिविडेंड मेरी इनकम है, जिसकी इनकम हो इनकम टैक्स उसने देना है। तो सर मेरी इनकम हुई, मैं डिविडेंड के लिए खर्चा क्या होता है? हो सकता है होंडा ने मुझे कॉल की हो, गुजरांवाला पहुंचो, मैंने कहा भाई की तू आनिया देख कितना डिविडेंड है, उसने कहा 12 लाख, 12 लाख ऐसी की तैसी, मैंने यहाँ से पीआईए का जहाज चार्टर करा लिया, 2 लाख रुपए मैंने उनको दे दिए कि मैं जहाज पे पहले उड़ के इस्लामाबाद जाऊंगा, गुजरांवाला में रिपोर्ट ही नहीं है, पहले मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, वहां से मैंने ली लाख रुपए की मर्सिडीज किराए पे, वहां से फिर मैं गुजरांवाला आया, बीच में 30,000 रुपए का पेट्रोल डलवा के, और रात मैंने गुजरांवाला के 5 स्टार होटल में कयाम किया और जाते जाते शहबाज तिक्का से चिड़े भी खाए, मेरा 6 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अब क्या डिविडेंड 12 लाख कमाने के लिए मेरा 6 लाख का खर्चा हुआ? अब क्या मैं हुकूमत को कह सकता हूं कि भाई ये 12 लाख में से 6 लाख का खर्चा निकाल दो, बकाया पे टैक्स लगा दो? नॉट अलाउड। सर वैसे कहे धरने दे जाके पार्लियामेंट हाउस के बाहर, और कहीं बैठना है बैठे, जो मर्जी करे, सब अलाउड है। सोशल मीडिया पे पोस्टें डालें, जैसे डालते हैं डिस्क्वालीफाई क्यों हो रहे हो, वो है ना, ऐसे करते रहे। होगा तो तब जब आईकैप कानून चेंज करेगा ना, होना तो तब ही है, वरना करते रहे आप, कोई बात नहीं, आपका हक है। आप भी सर जाएं जिधर जाना है, व्हाइट हाउस पहुंचे आप कि मुझे डिविडेंड में से खर्चा नहीं माइनस करने दिया, बिल्कुल अलाउड, लेकिन आप माइनस नहीं कर सकते सर, कानून है सर। और कोई सवाल? सॉरी, रिजीम का मतलब बस वैसे ही एक बना हुआ है, तरीका कह लें इसको। ठीक है, रिजीम वैसे इसका सही जो मतलब है ना, वो है दौर, दौर, एरा, दौर, वो समझ ना, दौर, एक दौर चेंज हुआ था पीछे, तो ये बेसिकली वो चीज़ है, लेकिन वैसे टेक्स्ट में इसको बस कहते हैं तरीका। जी, और कोई सवाल? सब अच्छा है, ओके। चले जी, नीचे एक बॉक्स में एक अदद सवाल है, इसको करते हैं सॉल्व ताकि मज़ीद कुछ बेहतरी हो जाए। मिस्टर रियाज चौधरी, अ रेजिडेंट पर्सन हैज़ डिस्क्लोज फॉलोइंग। सर रेजिडेंट पर्सन जब लिखा हुआ है तो आपको क्या समझ आती है? इस शख्स की पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम सारी की सारी टैक्सेबल होंगी। और याद है कि भूल गए हो? ओ जालिमो, ओ पढ़ लिया करो जाके, ओ खुदा का वास्ता है पढ़ लिया करो, फिर जाके दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ने लग जाते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा है आज। किताब पढ़ा करें, जाके किताबें पढ़ा करें, छोड़ें ये भी किताबें छोड़ें, दूसरी पढ़ा नहीं, सॉरी, ये पढ़ा करें, साथ ही साथ दूसरी किताबें भी पढ़ा करें जो वेला टाइम होता है। ये फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, मीम्स पढ़ते रहते हैं, अजीब लोग हैं। इसको क्या हो गया? चले ले जी, पाकिस्तान में एक दुकान है मेरी और एक कनाडा में है, सॉरी कनाडा में है, कनाडा ब्रो। तो दोनों जगह सेल्स हो रही हैं 3 लाख की और 7 लाख की, दोनों जगह सैलरीज पे हो रही हैं 10,000 की और 7,000 की। क्या इसमें से कोई, अच्छा ये सैलरीज का खर्चा क्या ऐसा है कि इसको अपोर्शन किया जाए कि ये ऑलरेडी अपोर्शनड है? सर ये तो ऑलरेडी अपोर्शनड है सर, दिस इज ऑलरेडी अपोर्शनड, अलग अलग उसने खुद बता दिया, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अगला जुमला पढ़ा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ टीवी चैनल देखा गया ऑन बोथ प्लेसेस इज ₹5,000। मैंने 5,000 रुपया टीवी वालों को दिया और कहा कि ये ऐड चला दो, और वो ऐड पाकिस्तान और कनाडा दोनों जगह देखा गया। अब मुझे बताइए 5,000 पाकिस्तान के खर्चों में से माइनस करूं, पाकिस्तान की इनकम में से माइनस करूं, या कनाडा की इनकम में से माइनस करूं? दोनों में से, 5 उधर से 5 उधर से। इसको अपोर्शन करना पड़ेगा ऑन एनी
रीजनेबल बेसिस। चलें जी, इसको अपोर्शन करने की जरूरत करते हैं हम। वेयर इज माई डस्टर ब्रो? मिटा दो ये, मिटा दो। ओ तेरी खैर, मिटा दो। ओ फोटो ले रहा है आईफोन 16 प्रो मैक्स से। ले 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 मैंने। अब ये मेरा भाई फोटो लेगा, फिर इसके बाद 8-10 सेल्फियां होंगी और तस्वीर गायब हो जाएगी। ओ 16 प्रो मैक्स। ओ ब्रो अनदर 16 प्रो मैक्स। रिच किड्स। सर ये जाके इसको नोट भी करेंगे, बस पड़ा रहेगा बंदर ये। अच्छा, अगर ये किसी ने मांग लिया आपसे फोन, फिर क्या करेंगे जी? दे देंगे। वो बंदूक दिखा के मांगेगा आपसे, पता? तेरी तस्वीर गई, गई ना तस्वीर? अच्छा, नोट करूंगा। अगर रास्ते में किसी ने मांग लिया फिर? कोई नहीं मांगेगा, ये पता थोड़ी चलता है। अल्लाह खैर करेगा। सेफ्टी की दुआ पढ़ के जाया करें। आती है ना बिस्मिल्लाह से? बस तो थोड़ी सी है बिस्मिल्लाह। ओके, मुझे भी मेरे बच्चों ने याद कराई। अच्छा चले छोड़े। सवा बिठा दो यार, मैं बिठाने लगा था, बात बुला देते हैं आप मुझे। आज क्या तारीख है? 18 अप्रैल। ओ ब्रो 19 है आज। ओ तेरी खैर यार, वक्त कितनी जल्दी गुजरता है यार। अभी 19 मई भी आ जाएगी, बीच में 9 मई भी पढ़नी है, फिर 19 जून आ जाएगी। हंसते क्यों आप? क्या हुआ? 9 मई नहीं आनी? क्या हुआ 9 मई को? 9 जून भी आना है, 9 जुलाई भी आना है। पेपर कब है आपका? 9 सितंबर कि 6 सितंबर? होए होए होए, तो टैक्स का कब होता है? 6-7 को बनेगा। कितने दिन रह गए? कभी गिने? गिने कभी दिन कितने रह गए पेपर? गिना करें, टेंशन हो आपको थोड़ी सी। चलिए जी। अच्छा जी, दोनों तरफ इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आज आपको मैं थोड़ी सी एक और बात बता देता हूं। हेड्स हमारे 5 ही हैं। अभी मैं मुकर जाऊंगा इससे, ठीक है जी? ये 5 हेड्स हैं। इस सवाल के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस दी गई है, ऐसे ही है? ओके। लेकिन फर्क यह है कि एक पाकिस्तान की है, एक बाहर की है। याद रखिएगा कि अगर एक हेड में पाकिस्तान सोर्स इनकम भी हो और फॉरेन सोर्स इनकम भी हो, है इनकम फ्रॉम बिजनेस ही, लेकिन कैलकुलेशन में अलग अलग करूंगा। लॉ कहता है कि आपने कैलकुलेशन अलग अलग करके दिखानी है। तो हेडिंग बनेगी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही, और इसके अंदर सब हेडिंग्स बनेगी, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और एक फॉरेन सोर्स इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है जी? ओके, चलिए जी, पहले पाकिस्तान सोर्स की बात करते हैं। चार्जेबल या सेल्स कितनी है? 3 लाख। और खर्चे डिडक्शंस बताएं। सैलरीज कितनी है जी? 10,000। अब कनाडा पे आ जाएं। इसकी चार्जेबल या सेल्स कितनी है? और अगर इसकी डिडक्शंस की बात की जाए, सैलरीज कितनी है? लें जी, ये तो वो खर्चे हैं जो कि उसने ऑलरेडी हमें अलग अलग करके दे दिए, हमने माइनस कर दिए। मसला पड़ गया एडवर्टीजमेंट का। अब बताइए, एडवर्टीजमेंट को अपोर्शन करना है, क्या बेसिस हो सकती हैं? याद रखिएगा, आपके लिए बेसिस हमेशा सेल्स रहेंगी। पेपर में भी कुछ भी आए, सेल्स की बेस पे कर दीजिएगा, अनटिल एंड अनलेस वो खुद लिख दे कि इसको सेल्स पे नहीं बल्कि फलानी बेसिस पे करो, तो फिर आप फलानी पे कर दीजिएगा, वरना आप इसको हमेशा किस पे करेंगे? सेल्स पे ही करेंगे। ठीक होगी बात? और बात समझ आती है कि पहली भी जाती है? ठीक है जी। चलिए जी, अब हम जुर्रत करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को अपोर्शन करने की। सबको अपोर्शन करना आता है, कोई मुश्किल बात नहीं है जी। क्या तरीका होता है? पाकिस्तान की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, यही होता ना, मल्टीप्लाई बाय कितना एडवर्टीजमेंट? 5,000। क्या ये बात सबको समझ आती है? ऐसे ही होता है ना, अपना हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल हिस्सा मल्टीप्लाई बाय खर्चा। ऐसे ही है। इसी तरह इधर आ जाए। कनाडा की सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स और 5,000। बताइए जी, ये कितना आता है?
सोल्यूशन देख के सबने बता दिया 1500, सोल्यूशन देख के सबने बता दिया 3500। कितना बना जी ये? 288 और ये कितना बना? सॉरी 689। ले जी, इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। बहरहाल वो तो बात की बात है, मेन मकसद था कि अपोर्शनमेंट समझ आ जाए कि अपोर्शनमेंट करनी कैसे है। हाँ जी, हूं ना हो जरा कोई सवाल? कोई सवाल? किधर? जिस हेड में मैं अपोर्शन कर रहा हूं सेल्स ऊपर उसी की होंगे, नीचे देखें कनाडा की ले ली। जी सर कोई सवाल? 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके रूल्स पे चलते हैं। हाँ कर लें गुफ्तगू साथ वाले से, पूछें जरा उससे क्यों आए तुम सीए में, क्या पाया तुमने सीए में आके, क्या खोया तुमने सीए में आके, कौन से रोग लग गए तुम्हें सीए में आके। इनकम फ्रॉम बिजनेस एनटीआर पे होता है मेरे दोस्त। सॉरी सर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, चैप्टर 10। चैप्टर 10 में बेशुमार मिसालें दोस्त, इस तरह की मिसालें होंगी कि आप कहेंगे कि सर माजरत मैंने सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो ये सारे हेड्स 1 बाय 1 मेरे दोस्त हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। 31 जुलाई तक आप अपने मोहल्ले की एंट्रेंस पे ये बैनर लगा सकेंगे कि इस मोहल्ले में टैक्स कैलकुलेट करने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। ओके, नुकसान के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, सॉरी, नुकसान के जिम्मेदार इंतजामिया नहीं होगी, अपने टैक्स की खुद रखवाली करें। ठीक है जी, चलें आगे फिर। आइए जी सफ़ा नंबर 50 पे, रूल 13 है जी अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। जो भी पढ़ा ना उसी की एक्सप्लेनेशन है कुछ, जैसे रेजिडेंट में रूल्स पढ़े थे, याद है आपको, कुछ एक्सप्लेनेशन थी, तो उसी की कुछ एक्सप्लेनेशन ये है। एनी एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड फॉर पार्टिकुलर क्लास और क्लासेस ऑफ इनकम शैल बी एलोकेटेड टू दैट क्लास। वो कहता है कि जो खर्चा जिस तरह की इनकम को कमाने में इनकर होगा वो उसी इनकम में से माइनस किया जाएगा। सर ये वही बात है जो आप मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि जब डिविडेंड में से खर्चा माइनस ही नहीं हो सकता तो क्यों करते हो माइनस। रूल कहता है कि क्या आपने 6 लाख का 6 लाख अपने स्टोर पे ही बिजली कंज्यूम की थी? आंसर इज नो। आपने कुछ बिजली फर्स्ट फ्लोर पे भी कंज्यूम की थी। तो जब इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम कमाने में खर्चा हुआ ही नहीं तो क्यों माइनस करते हो, ये रूल था। ओके, सो जो खर्चा जिस तरह की इनकम को कमाने में इनकर होगा वो वहीं में से माइनस किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई? और ठीक है सर, सब अच्छा, 2030 में मिलना मुझे सर्टिफिकेट के साथ। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शन एंड अलाउंसेस। सर कॉमन एक्सपेंडिचर क्या होता है? साझा खर्चा। साझा पता है, रांझा नहीं कह रहा, साझा खर्चा। साझा होता है मुश्तरका। ये जो आप रोटी खाने चले जाते हैं ना दोस्तों के साथ, 40,000 रुपया खाने पे लगाए, तो बेसिकली ये होता है कॉमन एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि अभी अपोर्शन ना हुआ। ओके, सो एनी कॉमन एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेट करता है, इंक्लूडिंग प्रिजम्पटिव या फिर फाइनल। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, इंक्लूडिंग फाइनल इनकम और exempt income shall be allocated to each class of income according to the following formula। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम। रिसीट ग्रॉस, सेल्स हो गई, ग्रॉस का पता ना माइनस होने से पहले, तो सर ये माइनस होने के बाद नेट है, ये माइनस होने से पहले ग्रॉस है, ऐसे ही है। वो कहता है ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम। इस क्लास ऑफ इनकम की ग्रॉस रिसीट 3 लाख थी और इसकी कितनी थी? 7 लाख थी, डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इनकम। 2 ही क्लासेस ऑफ इनकम थी सवाल में, दोनों को टोटल कर दिया और मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ कॉमन एक्सपेंस कर दिया, कॉमन एक्सपेंस से मल्टीप्लाई। ये तरीका है जो वो अपोर्शनमेंट का बता रहा है आपको।
ओके और एक बात जहन में रखिएगा, उसने ऊपर फाइनल की भी बात की है, एग्जेम्प्ट की भी बात की है। अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं ना जो कि एग्जेम्प्ट है, तो मेरे भाई खर्चा उसको भी देना है आपने, लेकिन वो फायदा कोई नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन खर्चा तो आप उसको देंगे। ठीक है जी। आगे वो कहते हैं जी ग्रॉस रिसीट्स आर रिसीट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ग्रॉस रिसीट्स खर्चा माइनस करने से पहले होती हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कॉमन एक्सपेंडिचर डिडक्शंस एंड अलाउंसेस मींस एनी एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट क्लियरली एलोकेबल टू एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ इनकम। यानी ऐसा खर्चा जो क्लियरली पता नहीं लग रहा कि कहाँ का है, पाकिस्तान का है या कनाडा का है। जैसे 5,000 अभी आया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी आपको, तो ऐसा खर्चा जो कि क्लियरली पता ना हो, जैसे सैलरीज में क्लियरली उसने बता दिया था, ना पता हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़े, उसको कहते हैं कॉमन एक्सपेंडिचर। और बात समझ आ गई? और सब अच्छा है? आगे चलते हैं। वेयर अ पर्सन इज अर्निंग नेट कमीशन और ब्रोकरेज देन इज ग्रॉस प्रॉफिट विल बी टेकन एज टर्नओवर। सर देखिए, ये उसने वैसे एक एक्सेप्शन दी हुई है कि नॉर्मली हम सेल्स की बेस पे ही अपोर्शनमेंट करते हैं, लेकिन अगर एक बंदे का काम है कमीशन कमाना, ब्रोकरेज भी कमीशन को कहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, आप इनको कोई प्लॉट वगैरह इनसे खरीदे बेचे इनके थ्रू, तो ये आपसे कमीशन लेते हैं, तो इनकी इनकम क्या बनी? कमीशन। तो वो कहता है कि जो बंदा कमीशन कमा रहा है, या ब्रोकरेज भी कमीशन ही होता है, वो कमा रहा है, तो उस शख्स का अगर कोई कॉमन एक्सपेंडिचर आ गया ना, तो फिर आपने उसकी से टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, फिर आपने उसकी सेल्स नहीं उठानी, बल्कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट उठा लेना है, उसकी बेस पे अपॉर्चुनिमेंट करनी है। नॉर्मली हम सेल्स की बेस पे करते हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद एक्सेप्शन है उस बंदे के लिए जो कि कमीशन कमा रहा है। तो जो शख्स कमीशन कमा रहा है, वो शख्स क्या करेगा? वो शख्स ग्रॉस प्रॉफिट को टर्नओवर मान के तो उस पे अपॉर्चुनिमेंट करेगा। कोई सवाल? और कोई सवाल? और सवाल कोई भी हो, जवाब तो बस तुम ही हो जी। सॉरी, बात कहीं और निकल गई। कोई सवाल? नहीं बोलेंगे? कितने साल हो गए सीएम? जी सर। जी सर, आपको ही? जी सर। साल? बस साल में कितने पीआरसी भी फटका दी? कैफ के 4 पेपर दे रहे हैं आप? यार नहीं, मजा नहीं आया। हाँ, ये पड़ोसी पड़ोसी कितने पेपर दे रहे हो कैफ के? यार सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ये बात होती है ना, 4 पेपर, मेरा भाई चौका मारना है, फिर 4 अगली दफा। ओ यार क्या बात है। फिर आगे सी फैप के पहले 6 8 पेपर है ना सी फैप के, 4 4 करके फारिग करा देना। वो भी 6 पेपर यार, 4 और 2 करके फारिग करा देना। मैं कहता हूँ 6 ही उठा लेना। यार मजाक करते हैं आप? आपके भाई ने 6 पेपर दिए मैं सीए में, पता है आपको? हाँ नहीं, मैंने 6 पेपर दिए हैं। अब वो कहेंगे सर ये तो दिए मैं, पास कितने हुए थे ये भी बताए? 4 हो गए थे उसमें से पास, अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 भी पास हो जाने थे, दोनों का कॉन्सेप्ट गलत बना हुआ था। अगर उसका कॉन्सेप्ट मेरा ठीक होता ना, तो भाई का छक्का लग जाना था। लेकिन चले, अल्लाह की बेहतरी थी उसमें भी। ठीक है सर, अब हो गया सी, अब जो मर्जी हुआ, मेरी 50 अटेम्प्ट लगी हो, किसी को क्या लगे। ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आइए जी, पॉइंट नंबर 8 पे, मुकरने का समय हो गया है। क्या पता ना समय का मतलब? पता ना, मुकरने का समय हो गया है। हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? 5, 12 है। नहीं, ये सिर्फ इस रूल के लिए है। वो कहता है जी क्लास ऑफ इनकम, अच्छा 12 पहले आपको बता दूं सर, 5 तो ये लिखे हैं मैंने। अगर इन पांचों को पाकिस्तान और फॉरेन में डिवाइड कर दें तो ये 10 हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम सैलरी फॉरेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉरेन। तो ये 10 हो गए। ये बकाया 2 कौन से हैं? ओके सर, ये जो है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें 2 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। एक हो सकता है इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस, नहीं बोलेंगे, नॉन स्पेकुलेशन। सो एक इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। अब ये स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन क्या है, चैप्टर 8 में इन दोनों के बारे में बहुत तफसील से पढ़ेंगे। सबसे भयानक चैप्टर ही है। ठीक है, तो बहरहाल अब अगर आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें, अब ये 6 हेड्स बन गए, और इनका पाकिस्तान और फॉरेन करें तो 12 बन गए।
अब अगर कोई खर्चा हुआ, इन 12 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन अलग अलग है तो दोनों को खर्चे दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो वो ये कहता है कि क्लास ऑफ इनकम मींस पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स एज फॉलोज, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर सी में कहता है इनकम फ्रॉम अ स्पेकुलेशन बिजनेस चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसका मतलब है बी में नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस की बात हो रही थी, सी में अगर स्पेकुलेशन कह रहा है तो बी में क्या है, नॉन स्पेकुलेशन, फिर डी में कैपिटल गेन्स, ई में अदर सोर्सेज, एफ में प्रॉपर्टी ब्रो, और जी में आके कहता है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर अगर कोई इनकम पे टैक्स नहीं लगता ना, खर्चा उसको भी देना है भाई, बेशक किसी काम का नहीं होगा लेकिन खर्चा तो देना है। इनकम्स चार्जेबल है सेपरेट डॉक, दो रिजीम्स मैंने आपको भी नहीं बताई, सेपरेट डॉक और मिनिमम टैक्स, ये जब वक्त आएगा तब बताऊंगा, अभी दो बताई हैं, एनटीआर और एफटीआर। ओके। इनकम्स फॉलिंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, वो इनकम्स जो फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स होती हैं। तो अगर ये सब इनकम्स अलग अलग आ जाएं सवाल के अंदर और इन सब इनकम्स का एक ही कॉमन एक्सपेंडिचर हो तो आप इन सब पे अलग अलग अपोर्शनमेंट करेंगे, इन सब को अपना अपना हिस्सा देंगे। ठीक होगी बात? वो सही है? यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं, कोई मसला मसाइल, कोई शिकवा शिकायत, कोई परेशानी, जाती परेशानी के अलावा। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना, स्पेकुलेट, अंदाजा लगाना। और कोई सवाल? जनाबे आलिए मकाम, बैक बेंचर सवाल पूछता ना बड़ी खुशी होती है। सर कमिश्नर वाला पॉइंट, हाँ कमीशन वाला पॉइंट। सर कुछ लोगों का इनकम होता है कमीशन कमाना, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स कोई प्लॉट बेचेंगे या आपको कोई घर रेंट पे लेके देंगे तो वो कमीशन लेंगे आपसे। वो कहता है कि अगर आपका इनकम का जरिया कमीशन है तो फिर आप कॉमन एक्सपेंडिचर को अपोर्शन करने के लिए सेल्स नहीं उठाएंगे बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट उठाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है जी? सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है। मिसाल के तौर पे उस बंदे का कमीशन था 1,00,000 रुपया, लेकिन इस कमीशन को कमाने के लिए उसके कोई डायरेक्ट अखराजात हो गए, कोई जेब से पैसे लग गए 10,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट बन गया 90,000। अब सर इन सवालों में तो हमने सेल्स को उठा के अपोर्शनमेंट किया, लेकिन जो शख्स कमीशन कमा रहा है ना उसके लिए हम 90,000 को उठाएंगे, बस ये फर्क है जी। बताइए एनीथिंग एल्स ब्रो? नथिंग ब्रो? ओके चलें जी, 2-3 लाइनें इसकी रहेंगी, ये भी फारग कराते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज ये चैप्टर ही फारग करा देते हैं क्योंकि आप सारे भी फारग ही हैं। वो वाले फारग नहीं, पता नहीं है क्यों, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, वो पता नहीं क्यों अपने आप को ऐसा समझते हैं। While allocating expenses, the nature and source of each class must be considered। ठीक है, ये बात पहले हो गई कि नेचर देखनी है। अच्छा जी, अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि एक बंदा जो ये अपोर्शनमेंट कर रहा है, ये अपोर्शनमेंट करना थोड़ा सा टेक्निकल काम है, तो इसीलिए एफबीआर ने कह दिया, हुकूमत ने कह दिया कि भाई अगर ये कैलकुलेशन करो ना तुम खुद से तो डायरेक्ट एफबीआर के पास मत आ जाना, ये कैलकुलेशन ना किसी से चेक करवा के आना। द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एंड अलाउंसेस शुड बी सर्टिफाइड बाय, हो ब्रो काम आया, पैसे आए, बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर या तो किसी सीए से वेरीफाई करा के आओ या किसी सीएमए से वेरीफाई करा के आओ। सर कितने पैसे लेंगे इस काम के, अगर कोई आपके पास आया कि यार ये कर दो? 50-1,000। सर आप कितने पैसे लेंगे? मुझे लग रहा है आप ज्यादा मांगेंगे पैसे, फ्री में कर देंगे? हाँ कि फिर भी अंदाज 5,000 रुपया, 5,000 रुपया ठीक नहीं, ये बस अपोर्शनमेंट चेक करनी है, बस आपने चेक करके सर्टिफिकेट बना के देना, सब अच्छा है। कितने पैसे लेंगे आप? 10,000 बाटा रेट। सर आप कितने पैसे लेंगे? ये ब्रो, ये बिजनेसमैन, क्लाइंट कौन है? मलिक रियाज साहब आएंगे तो 6 करोड़ मांगूंगा, मेरे जैसा आ गया तो 600 भी होता है? ये जवाब था। मैं ये सुनना चाह रहा था कि सर ऐसे नहीं होता, बंदा देख के जरा फिर पता ना। ओके
अल्लाह माफ करे। कैसे कैसे लोग हैं यार, ऐसे लोगों के लिए अगला जुमला भी आ रहा है, ये भी सुन ले। अच्छा चले, पहले मैं आपको बता दूं। लेट्स अज्यूम, ये बात जरा ध्यान से सुननी है। लेट्स अज्यूम क्लाइंट ने, आपके क्लाइंट ने कैलकुलेशन की 1500 और 3500 आ गया, आपने वेरीफाई किया, आपने कहा ये ठीक हुआ है, ये 1500 और 3500 ही बनता है, चले जाओ अब एफबीआर के पास। जब आप एफबीआर के पास गए, एफबीआर के कमिश्नर ने ये कैलकुलेशन दोबारा चेक की, सर 10% प्लस कितना बनता है, 1650, मतलब 10% का अगर वेरिएशन डालें और अगर 10% इसको कम करें तो 1350। अगर एफबीआर के कमिश्नर का जवाब इन दोनों फिगर्स के बीच में कहीं आ गया, यानी उसकी वेरिएशन 10% से कम हुई, तो कहेगा ठीक है जाने दो। लेकिन जैसे ही उसका जवाब, जो वो कमिश्नर भी तो चेक करेगा ना, अगर उसका जवाब 1650 से ऊपर निकल गया या 1350 से नीचे आ गया, यानी कि वेरिएशन 10% से ज्यादा होगी, तो वो पता है क्या करेगा, वो आई कैप नंबर में लाएगा, साथ आपका सर्टिफिकेट रखेगा। हेलो आई कैप, प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे हैं जी, बोल रहा हूं यार, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है शौकत, इसने मुझे ना एक सर्टिफिकेट बनाकर दिया है और सारा गलत है, और कैसे कैसे नमूने भेज रहे हो, इनको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, समझ रहे? फिर ये भी हो सकता है सर। ओके अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फुल बातें कर रहा था। लिखा हुआ है जी, दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर, ये सर्टिफिकेट कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेगा अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन। सिग्निफिकेंट वेरिएशन कितनी है, 10% प्लस माइनस फ्रॉम एलोकेशन। तो आपकी की हुई कैलकुलेशन 10% प्लस माइनस कमिश्नर एक्सेप्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अदरवाइज वो कहेगा कि ले जाओ वापस इस सर्टिफिकेट को और उसको कहो कि दोबारा कैलकुलेशन करे, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये गलत है। ठीक होगी बात? आप कोई सवाल है तो बताइए। और कोई सवाल? यार आप लोगों को सब समझ आ रहा है? वाकई में सब समझ आ रहा है? ये आपका कमाल है, मेरा कमाल है? और नहीं सर, मुझे लग रहा है सवाल ही नहीं पूछ रहे, या तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। आए जी फेयर मार्केट वैल्यू पे। क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू? क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू? अच्छा चले बात करते हैं जो मार्केट में होती है जी। यार कौन लोग हैं जो मार्केट में होते हैं? पढ़े जी। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको पता ना, घर जायदाद वगैरह को कहते हैं, इनकी आपको पता है मार्केट में एक प्राइस होती है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट, रेंट की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। ये कैसे होती है? ये कैसे होती है? हाँ, जब आप हॉस्टल ढूंढ रहे थे ना, एक बंदे ने कहा 15,000, एक ने कहा 16,000, एक ने कहा 14,000, एक ने कहा 85,000, तू क्यों 85,000, 15,000 चल रहा है मार्केट में, ये होती है फेयर मार्केट वैल्यू। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट ठीक है, घर गाड़ी वगैरह सबकी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस, सर्विस की क्या होती है फेयर मार्केट वैल्यू? आप दांत निकलवाने गए डॉक्टर के पास और कहा सर मुझे दांत निकलवाने, उसने कहा 50,000, वजह वो तो 500 में निकाल रहा है, और वो मुक्का मार के निकाल रहा है, मैं तरीके से निकाल रहा हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट, सर ये परक्विजिट का मतलब भी ना बेनिफिट होता है, लेकिन ये बेनिफिट और परक्विजिट बेसिकली यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तनख्वाह के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी दे देता है, घर गाड़ी मोबाइल फोन वगैरह, तो उस बेनिफिट की बात हो रही है कि उस बेनिफिट की अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। ओके, तो ये परक्विजिट और बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ेंगे, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ब्ला 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 एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त पे शेल बी प्राइस, ये वो कीमत होगी विच विल ऑर्डिनरीली बी फेच्ड, जो कि आम तौर पे हासिल की जाएगी, फेच्ड हासिल की जाएगी ऑन सेल और सप्लाई। सर जी सेल और सप्लाई दोनों का मतलब 100% एक है, सेल ही है, लेकिन जब सर्विस की बात आती है ना, सर्विस की, तो सर्विसेज को हम सेल नहीं करते, सप्लाई करते हैं।
अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे ना, वो कहेगा मैं सेल कर रहा हूँ। आप कोई घर खरीदने जाएंगे, वो कहेगा मैं सेल कर रहा हूँ। लेकिन किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं सर्विसेज सेल कर रहा हूँ, कहेगा मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ नाम का फर्क है, मतलब सेल ही होता है। तो ये जो सप्लाई इसने लिखा हुआ है ना, ये सर्विस के लिए लिखा हुआ है। ओके ब्रो। तो सर that the price which will ordinarily be fetched on sale or supply in the open market at that time, ओपन मार्केट में इन तमाम चीजों को बेचने पे आम तौर पर जो पैसे हासिल होंगे वो ही फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन मसला ये है कि ओपन मार्केट क्या होती है? अब कहेंगे जिसकी छत नहीं होती। क्या होती है ओपन मार्केट? बताइए मुझे, व्हाट इज मेंट बाय ओपन मार्केट? जी सर, मार्केट का पता है, ओपन मार्केट का नहीं पता जी। हाँ जी सर, क्या ख्याल है आपका? जहां आने जाने पे कोई पाबंदी ना हो, वरना बैरियर लगे होते हैं क्लोज मार्केट पे। अच्छा जी, और बताइए क्या हो सकती है ओपन मार्केट? जी सर, जिसमें कॉम्पिटिटर ज्यादा हो, कंपटीशन हो जिसमें। अच्छा ठीक है जी, और इसके अलावा किसी का कोई जवाब? ठीक है, सुनिए, बायर चीजें खरीदना चाह रहा हो, सेलर चीजें बेचना चाह रहा हो, और दोनों को प्रोडक्ट के बारे में 100% मालूमात हो, ऐसी मार्केट को ओपन मार्केट बोलते हैं, या ऐसी डिस्कशन को ओपन मार्केट प्राइस बोलते हैं। अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं। माशाल्लाह से सारे रिच किड्स हैं। एक दिन वैसे ही घर गए, पेपर पास हुआ था। अब्बा जी ने कहा कि बेटा जाओ ज़रा बाज़ार से जाके ना ये चीज़ें ले आओ। और साथ ही जो अब्बा जी के पास मर्सिडीज़ खड़ी है, उन्होंने आपको चाबी दे दी कि जाओ ज़रा इसी भी चले जाओ, पेपर पास हुआ है। आपके हाथ में भी मर्सिडीज़ चढ़ गई, आपने साथ दोस्त को बिठाया और कहा चला इसका रेट लगवा के आते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं, आपको पता। तो जी शोरूम पहुँच गए। अब आपको भी पता है आपने बेचनी पूछनी कोई नहीं है, और शोरूम वाले को भी पता है आपने कोई नहीं बेचनी, ना उसने खरीदनी है। आपने कहा सर इसका रेट तो पता है, उसने कह दिया 4 करोड़। लाओ दो। हाँ नहीं नहीं, मैं अब अगली मार्केट से पूछ के आता हूँ। अब उसको पता है आपने बेचनी नहीं है, आपको भी पता है आपने बेचनी नहीं है। दिस इज नॉट ओपन मार्केट प्राइस। ये ओपन मार्केट प्राइस नहीं। ओपन मार्केट प्राइस तब होती जब वाले साहब कहते जाओ इस गाड़ी को बेच कर आओ, और आप उस बंदे को बताते कि मैंने ये गाड़ी बेचनी है, वो भी इस नीयत से उसका रेट लगाता कि उसने खरीदनी है, प्रोडक्ट को मुकम्मल तरीके से चेक करता, देखो भाई यहाँ से पेंट है, यहाँ से पेंट नहीं है, यहाँ से एक्सीडेंट है, यहाँ से नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल मालूमात। एक शख्स बेचना चाह रहा है, एक शख्स खरीदना चाह रहा है। अब जो प्राइस की नेगोशिएशन होगी ना, वो प्योर सही वाली होगी, और जो मार्केट होगी ऐसी, इसको ओपन मार्केट बोलते हैं। और जो प्राइस लगती है इसके नतीजे में, वो ओपन मार्केट प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक होगी बात? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सो इस पूरे जुमले का मतलब ये था। कोई सवाल है तो बताइए, बल्कि मैं तो कहता हूं नीचे टेबल है, ये भी पढ़ लें। जी सर, क्या समझ आएगी आपको एग्जाम्पल पढ़ के? कॉस्ट है 70,000, बुक वैल्यू है 40,000, ओपन मार्केट है 42,000। ऐसे ही है। ये एग्जाम्पल लिखने का मतलब ये था, मकसद ये था सॉरी, कि आपको पता लगे कि ओपन मार्केट प्राइस ना तो कॉस्ट होती है, ना ही बुक वैल्यू होती है, बल्कि ये वक्री ही साइंस होती है। हो सकता है आपकी कॉस्ट कुछ और हो, डेप्रिसिएशन करने के बाद आपकी बुक वैल्यू कुछ और हो, लेकिन मार्केट प्राइस हो सकता है कुछ और। ठीक है जी, कोई सवाल? 2 पॉइंट, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड। बड़ी बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ओके, वो कहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकते ना, रिस्ट्रिक्शन लगी है, फिर भी आपने फेयर मार्केट वैल्यू बतानी है। मिसाल के तौर पे सर, अक्सर ऐसा होता है कि आपका एक प्लॉट मेन रोड के ऊपर है, और हुकूमत ये फैसला करती है कि जी हम इस रोड को ना खुला करने लगे। तो जब उस रोड को खुला करने लगते हैं ना, वो कहते हैं कि अभी ये प्रॉपर्टी कोई बेचेगा नहीं, रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब आपका प्लॉट मेन रोड के ऊपर है और उन्होंने सड़क खुली करनी है, हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब बताएं उस प्लॉट की फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? वो बिक ही नहीं सकता तो कैसे निकलेगी? लेकिन बहरहाल लॉ मेकर कह रहा है मुझे नहीं पता,
बेशक ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन है, किसी ना किसी तरीके से मुझे फेयर मार्केट वैल्यू का पता लगा कर दो। तो सर किताबों की हद तक तो आप यही लिखाइएगा, प्रैक्टिकली मुझे भी नहीं पता वो कैसे पता लगेगी। वो बस ऐसे ही बस देख लेंगे क्या है तो क्या नहीं है, कुछ मिलना है, हुकूमत कुछ दे दे तो दे दे, वही फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन बहरहाल लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शन है तो आपने फिर भी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल कर देनी। ये भी सुना है मरी में उन्होंने सारी वो गिरा दी है बाजार वगैरह, तो वो वहां पे यही हाल हुआ होगा कि वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेचने पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी गिरा दी होगी। ओके, बी पार्ट, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। एक चीज कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, फिर भी आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है। मिसाल के तौर पे होंडा गाड़ियां बनाता है, होंडा ने गाड़ियों का नया मॉडल लॉन्च किया। याद रखिएगा जब भी किसी गाड़ी का नया मॉडल आता है तो उसकी मशीनरी भी नहीं आती है, पुरानी मशीनरी पे गाड़ी नहीं बन सकती क्योंकि वो उसकी अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अब पुरानी मशीनरी का क्या करें, टोयोटा को बेच दें? टोयोटा कौन सी होंडा बनाती है? सुजुकी को बेच दें? आपको बेच दें? किसी के काम की नहीं है। तो ये मशीन जो है मेरा नहीं ख्याल कि कैश में कन्वर्ट हो सकती है। मेरे ख्याल में एक ही तरीका है, इसको लोहे के भाव बेच दो बस, और इसका मुझे नहीं कोई लगता कोई हल है। बहरहाल एनीवेज वो कहता है कि अगर कोई चीज़ कैश में कन्वर्ट नहीं भी हो पा रही तो फिर भी मुझे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो पता करके दो। ठीक है जी, तो ये अजीब सा पॉइंट था, लेकिन चलें जो भी था आपको बता दिया गया। किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है? ओके, थर्ड पॉइंट पे आके ना एफबीआर ने थोड़ी सी मदद ऑफर की आपको, लेकिन वो सिर्फ एक केस में है। वो कहता है कि वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसेटेनेबल। एसेटेनेबल होता है पता लगाया जा सकता हो। अगर प्राइस पता नहीं लगाई जा सकती, द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। बोर्ड क्या करेगा? ऑफिशियल गैजेट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगा, डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू, फिर वो बता देगा कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन ये काम वो किसके लिए करेगा? ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ ज़मीनों के लिए और बिल्डिंग्स के लिए, बस। बाकी चीज़ों के लिए उसने भी मदद ऑफर नहीं की। सिर्फ ज़मीन और बिल्डिंग की अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपको पता नहीं लग रही तो फिर उस सूरत में एफबीआर ऑफिशियल गैजेट में इन तमाम वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर देगा और आपकी सहूलत हो जाएगी। सर कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा जी, अब प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू ना आप पता लगा सके पॉइंट 1 के तहत, ना पॉइंट 3 के तहत एफबीआर ने बताया। अब क्या करें? 4 कहता है वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड एज अबव। नहीं बताया हुआ एफबीआर ने। फिर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शेल बी डीम्ड टू बी समझी जाएगी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। सर सुनिए, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको भी पता नहीं लग पा रही, एफबीआर भी नहीं बता पा रहा, तो तीसरी ऑप्शन क्या है? सर जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचते हैं ना तो उसके ऊपर लगती है स्टैम्प ड्यूटी। ओके, और स्टैम्प ड्यूटी जो होती है ना वो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है। यानी मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर स्टैम्प ड्यूटी 2% है ना तो ये 2% लगेगा ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कहीं ना कहीं से पता करनी ही पड़ेगी। अब ये काम कौन करता है? वो कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होता है या कोई और अथॉरिटी होती है जिसका काम होता है ये ट्रांसफर करना। तो जिस अथॉरिटी के तहत आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू बनाएगा ना वही फिर उसकी वैल्यू है। बात समझ आ गई? सो 3 बातें हो गई। 1 में खुद से वैल्यू ओपन मार्केट में जाके पता कर लें, नहीं तो फिर 3 के अंदर एफबीआर आपको हिदायत दे रहा है वहां से पता कर लें, और अगर वो भी नहीं कुछ बता रहा तो फिर चौथे पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या कोई अदर अथॉरिटी उसके पास चले जाए, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू वो डिटरमिन करेंगे वही फिर वैल्यू उस प्रॉपर्टी की होगी। बात समझ आ गई? अब बताइए इस फेयर मार्केट वैल्यू में किसी का कोई सवाल? जी जी, देखिए ये दुरुस्त नहीं होगा।
अगर रिस्ट्रिक्शन लगी है और मैं ये सोच के कर दूं कि रिस्ट्रिक्शन ना होती तो वैल्यू क्या होती, देखें फॉर एग्जांपल आप खुद सोचें, ये कॉलेज आपका है मिसाल के तौर पर, मेन रोड पे है, ये इस वक्त 5 करोड़ की ज़मीन है, ओके। गवर्नमेंट ने कहा जी यहाँ पे हमने पुल बनाना है, तो ये सारी चीज़ पुल के अंदर आ जाएगी, हमें दे दो। आप किसी को ये बेच नहीं सकते। अब आप मुझे बताएं, आप किसी को कहेंगे कि ये 5 करोड़ की ज़मीन है, वो खरीदेगा? कभी भी नहीं खरीदेगा। वो कहेगा मैं क्यों खरीदूँ, मैंने फंसना है? वो आपकी ज़मीन खरीदेगा ही नहीं। तो आपकी वैल्यू 5 करोड़ से कम होकर हो सकता है 500 रुपये पे आ जाए। बात समझ आएगी? तो इसीलिए हम वो 5 करोड़ पहले वाली वैल्यू नहीं ले सकते, वो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू वही है जो आपको थोड़ा बहुत मिल जाना है, बस वही पता कर ले। मैं आपको बल्कि इसकी प्रैक्टिकल मिसाल भी दे देता हूँ। आप लोगों को पता नहीं इस बात का, आपके होते हुए था कि नहीं था, ये मुल्तान रोड ना पूरी इन्होंने एक्सटेंड की हुई है। ये जो इन्होंने ऊपर बस चलाई है या जो भी ऑरेंज लाइन चलाई है, ये इन्होंने ना एक्सटेंड की थी। जब मैं कॉलेज जाता था, मैं लोकल बस पे जाता था, तो वो इधर से ही जाती थी, तो बड़ी तंग होती थी। जो फर्स्ट बिल्कुल मेन पे लोग थे ना, वो ऐसे सीना चौड़ा करके चलते थे कि जी हमारी मेन रोड पे दुकानें हैं, करोड़ों की अरबों की दुकानें हमारी। हुकूमत ने जब फैसला किया कि जी हम मुल्तान रोड को खुला करने लगे हैं, तो इन्होंने पहले पहले जो लाइनें थी ना उड़ा दी सारी, और उनको कह दिया कि हम आपको 7 लाख रुपया फी मरला के हिसाब से पैसे देंगे। वहां पे एक मरला कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का था। हुकूमत ने कहा 7 लाख रुपया फी मरला देंगे आपको। अब यही इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है कि आपको 7 लाख ही मिलना। तो ये पूरी मुल्तान रोड के साथ इन्होंने ये किया था। बड़े लोग डूबे थे, और जो सेकंड लाइन में थे अब वो फ्रंट पे आ गए, अब वो सीना चौड़ा करके चलते। कोई नहीं, हुकूमत फिर रोड खुला कर देगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, आपने ये इग्नोर कर देना है कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है। यानी इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दें कि अच्छा नहीं हो, ये ट्रांसफर हो सकती है, मैं उससे पहले वाली वैल्यू बता दूं। वो ये कह रहा है कि मुझे ये मत सुनाओ कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मैं कैसे बताऊं फेयर मार्केट वैल्यू, इग्नोर करो इसे, मुझे इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बताओ। वो ये कह रहा है इग्नोरिंग। ठीक है जी, और भी सवाल? सर गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। ये इस मुल्क का, मेरे ख्याल में शायद पता नहीं आइन में लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन बार मैंने कहीं सुना भी था, पढ़ा भी था कि गवर्नमेंट कुछ भी कहे आपको मानना पड़ेगा। किताब इसलिए कहते हो किताबें पढ़ा करें, काम की चीज़ें आपको भी पता लगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, होता क्या रहा है दुनिया में, आपके मुल्क में क्या होता रहा है, किताबें पढ़ा करें, थोड़ा सा वक्त निकाला करें, फेसबुक वगैरह को छोड़ा करें। सही कह रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगी मुल्क के बारे में, दुनिया के बारे में, इस्लाम के बारे में। ठीक है, पता है सलाउद्दीन यूबी कौन था? मैं देखो, ये चेक करिए जरा कैमरे पे, इन सबके चेहरे तो दिखाएं। हाँ कौन था, एनीवन नोस हु वाज? अच्छा नाम सुना हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाम सुना। किया क्या था उन्होंने? हाँ शुक्र है। दैट वाज द लास्ट टाइम जब वो फतह हुआ था। 2 दफ़ा फतह हुआ है, 1 दफ़ा उन्होंने किया, तो बस फिर है, चलें छोड़ें। रिसीट ऑफ इनकम ये हम सैलरी में पढ़ेंगे। फिर आ गया जी सेक्शन 70 रीकूप्ड एक्सपेंडिचर। रीकूप्ड एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि वो खर्चा जो आपने इनकर किया हो और वो वापस आ जाए। मिसाल के तौर पे, सर फोटो तो नहीं लेनी? मिसाल के तौर पे 2022 में इस कॉलेज ने एक एसी की सर्विस करवाई, और एसी वाले ने 10,000 रुपया इनसे ले लिया। कॉलेज वाले एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, जो भी है। और 2022 के अंदर कॉलेज वाले कौन सी इनकम कमा रहे हैं? बिजनेस ही कर रहे हैं ना, जिसपे आपको एतराज होता है, सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं ये कॉलेज नहीं, ये बिजनेस, ये कॉलेज नहीं चला रही है, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ तो हम कह रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है सारा कुछ, इसमें क्या है? ओके, तो सर चार्जेबल कॉलेज की कोई होगी मिसाल के तौर पे 40,000, और क्या ये खर्चा इसमें से डिडक्शंस के तौर पे माइनस होगा? और 30,000। समझ आ गई बात की? अच्छा, 2023 में ये एसी वाला वापस आया कॉलेज और आके कहा कि सर जी मुझे लगता है कि मैंने पिछले साल ना आपसे ज्यादा पैसे वसूल कर लिए। ये 10,000 नहीं बनते थे, ये 6,000 बनते थे।
ये 4000 आप मेरे से वापस ले लें, इसको कहेंगे कि एक्सपेंडिचर वापस हो गया, रिकूप हो गया। ओके, अब मुझे बताइए कि ये जो 4000 वापस आया कॉलेज के पास, कॉलेज इसकी एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट क्रेडिट किसे करेंगे? क्या मैं इस एक्सपेंस में कमी कर दूं या अपनी इनकम को बढ़ा दूं? एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं ना अपनी इनकम को यहां पे बढ़ा देता हूं। तो ये है जी रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। वो ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ और आपने उसको किसी हेड में से माइनस कर दिया, कल को अगर वो खर्चा रिकूप हो गया, वापस हो गया, तो वो उसी हेड को बढ़ाएगा जिस हेड में से वो पिछले साल माइनस हुआ था। तो अगर आपने इसको अदर सोर्स में से माइनस किया था तो अदर सोर्स को बढ़ा दें, अगर आपने प्रॉपर्टी को माइनस किया था तो प्रॉपर्टी को बढ़ा दें। तो जिस हेड में से माइनस हुआ था ये उसी हेड की इनकम को बढ़ा देगा। पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई भी खर्चा बाद में आपको वापस मिल गया, और लॉस भी खर्चा ही होता है, खर्चे को भी लॉस ही कहते हैं। इन कैश, चाहे ये भाई साहब आपको 4000 रुपया कैश में दे गए और इन काइंड, या आपको वो 4000 रुपए के बादाम दे गए, ये लो बादाम लेना सर जी, इन काइंड, दोनों सूरतों में द रिकूप्ड अमाउंट, जो अमाउंट आपको वापस मिली होगी कितनी? 4000, शैल बी इंक्लूडेड, शामिल कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, इन द इनकम चार्जेबल अंडर रेलेवेंट हेड फॉर द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल ये एक्सपेंडिचर रिकूप हुआ होगा, आपको वापस मिला होगा, ये उस साल में उसी हेड में जाकर ऐड हो जाएगा जिस हेड से ये पहले माइनस हुआ था। सवाल है तो बताइए, और बोलिए तो सही। अभी जा रहे हैं आप? मैं तो नहीं जा रहा, अगले सफे पे टेबल है, बॉक्स है, ऊपर पड़े। भाई को इजी लेते हैं। मैं तो सोच रहा अगला सफा भी पढ़ा दूं। वे वेले ही है ना आप? क्लास है? कौन सी क्लास है? कितने बजे है? अच्छा, 7 ही क्लास है। 11 बजे तो कोई क्लास नहीं है। 11:10 पे होगी या 11:05 पे होगी? 11:05 होती है तो 5 मिनट है अभी, 7 मिनट है अभी, 6 मिनट 45 सेकंड है अभी। पढ़े, डब्बा पढ़े। पहला डब्बा पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना। जी सर, कुछ बात समझ आई? ठीक है जी, अगर कोई सवाल है तो बताइए। सब अच्छा है? ओके ब्रो। तो सर इंशाल्लाह मंडे को मैं कहता हूँ शुरू के आधे पौने घंटे में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। ठीक है जी, मुलाकात होती है आपसे मंडे को, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।